नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से, जहां पर खरगोन शहर में सांप्रदायिक हिंसा के बाद प्रभावित लोगों के लिए अब राज्य सरकार ने 1 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। बता दें कि 10 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान खरगोन शहर में सांप्रदायिक हिंसा में आगजनी और पथराव हुआ था, जिसके कारण शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया और हिंसा में कई लोग भी घायल हुए। यहां तक कि पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी के पैर में भी गोली लग गई थी। और अब मध्य प्रदेश सरकार ने इन हिंसा से प्रभावितों के लिए रिलीफ फंड आवंटित किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने खरगोन हिंसा में प्रभावित हुए लोगों के कल्याण के लिए 1 करोड़ रुपए की राहत राशि आवंटित की। मध्य प्रदेश के गृह विभाग मंत्रालय में आदेश जारी कर कहा गया कि खरगोन नगर में माह अप्रैल 2022 के दौरान हुए सांप्रदायिक दंगों में प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों के लिए अनुग्रह राशि के रूप में 1 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाता है। मध्य प्रदेश के खरगोन शहर के सांप्रदायिक हिंसा के दौरान पुलिस ने मौत के पहले मामले की पुष्टि की है। साथ ही पुलिस ने यह भी बताया है कि सांप्रदायिक हिंसा के दौरान 30 साल का एक व्यक्ति लापता हो गया था और इसी बीच मृत व्यक्ति के परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने 8 दिनों तक उसकी मौत को छुपाए रखा है। पुलिस ने सोमवार को कहा कि खरगोन के आनंद नगर इलाके में फ्रीजर की सुविधा भी उपलब्ध नहीं होने के कारण इब्रिश खान का शव 8 दिन तक इंदौर के सरकारी अस्पताल में रखा था। साथ ही पुलिस अधिकारी ने यह भी कहा है कि इब्रिश खान की मौत पत्थरों से सिर में गंभीर चोट लगने से हुई है और इस बीच खरगोन में स्थिति में सुधार के बाद सोमवार दोपहर 12 बजे और अपराध 3 बजे से 2-2 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई। साथ ही दुकान के दौरान दूध, सब्जियां, किराना और दवाओं की दुकानें खुले रहने की अनुमति दी गई है। इस दौरान लोगों को बिना वजह वाहनों का उपयोग किए आवश्यक चीजों की खरीदारी करने की अनुमति दी गई है। तो वहीं मध्य प्रदेश में अब सरकारी दफ्तर भी चमचमाते नजर आएंगे। तो वहीं जर्जर हो चुके दफ्तरों को तोड़कर अब उनके स्थान पर मॉल्स और अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि यह प्रावधान रेडेंसिफिकेशन पॉलिसी 2022 यानी कि न्यू रेडेंसिफिकेशन पॉलिसी 2022 में किया गया है। राज्य सरकार ने प्रदेश की सरकारी इमारतों और परिसरों के लिए अब विकास के लिए रेडेंसिफिकेशन पॉलिसी 2022 के कई अहम प्रावधान किए। इससे पहले स्मार्ट सिटीज के लिए 2016 में नीति लाई गई थी और अब नई नीति में सभी तरह के सरकारी जमीनों को शामिल कर लिया गया है। यानी किसी भी प्रकरण, निगम मंडल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, एकेडमी, नगरीय निकाय जैसी तमाम जमीनें भी अब रेडिसिफिकेशन के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो वही रेडिसिफिकेशन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में हाउसिंग बोर्ड और विकास प्राधिकरण के साथ ही पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन को शामिल किया गया है। नई नीति के तहत किसी भी प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार को कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सरकारी दफ्तर के बनाने की लागत के रूप में जमीन के एक हिस्से को निजी बिल्डर डेवलपर के हाथों में सौंप दिया जाएगा। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां जिले में पामगढ़ नायब तहसीलदार अभिजीत भानु ने अवैध उत्खनन पर शिकंजा कसते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई की। यहां अवैध खनन करते हुए 5 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी को जब्त कर लिया गया है। पूरा मामला पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत रहोत का है, जहां रहोत तालाब में सफाई के नाम पर अध्यक्ष के पीठ पीछे चल रहा था तालाब में महीनों भर से मुरम मिट्टी को अवैध खनन करने का कारोबार। यहां पर उत्खनन माफियाओं द्वारा सैकड़ों ट्रिप मुरम मिट्टी का पैसे के साथ सौदेबाजी कर बेची जा रही थी। तो वहीं जब ये बात मीडिया में संज्ञान में आई तो मीडिया की टीम ने तत्काल ही विभागीय अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद विभागीय अधिकारी नायब तहसीलदार अभिजीत भानु ने 2 घंटे के अंदर इन अवैध उत्खनन माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए 5 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी को जब्त कर लिया है। ज्ञान में आई है कि राहौर नगर पंचायत में तालाब में अवैध मुरम खनन किया जा रहा है। इस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इस पे जांच दल गठित करके भेजा जाएगा तथा साथ ही मेरे द्वारा माइनिंग डिपार्टमेंट को भी ज्ञापन और लेटर जारी कर दिया जाएगा। देखिए, जांच का विषय है। ये बात तो अभी तो हमारे संज्ञान में आई है। इस पे जांच के बाद जैसा भी उस पे पता चलेगा उसके हिसाब से कार्रवाई निम्नानुसार की जाएगी। इस पे
तो वहीं भोपाल में अवैध अधिग्रहण पर प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली, जिसके चलते 350 करोड़ की 5 एकड़ शासकीय भूमि पर बुलडोजर चला दिया गया है। आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेस पार्षद आशा जैन ने यह अवैध कब्जा किया था, जिसके जरिए हर महीने करीब 4 से 5 लाख की वसूली होती थी। तो वहीं मौके पर पहुंचे पूर्व मंत्री विधायक पीसी शर्मा की अगुवाई में ये कार्रवाई की गई। साथ ही कार्रवाई में प्रभारी तहसीलदार टीटी नगर मनीष मिश्रा, नायब तहसीलदार परवेज अली, थाना प्रभारी, राजस्व निरीक्षक और अतिक्रमण प्रभारी नासिर खान समेत नगर निगम से जेसीबी अमला और पुलिस बल मौजूद रहा। तो वहीं छत्तीसगढ़ में एक अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। यहाँ एक पिता ने अपनी ही बेटी को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। तो वहीं हत्या करने के बाद कलयुगी पिता फरार हो गया और इस मामले की सूचना मिलने पर महासमुंद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई, जिसके चलते 24 घंटे के अंदर ही आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला सरायपाली थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत अमरकोटा का है, जहां पर एक कलयुगी पिता अनंत राम भोई ने अपनी ही बेटी सरस्वती भोई को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि कलयुगी पिता ने इस पूरी घटना को रात को अंजाम दिया, जब मृतका लड़की खाना खाकर सोई थी। तो वहीं इसी दौरान आरोपी पिता ने अपनी बेटी के ऊपर धारदार कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिस दौरान उसकी बेटी की मौत हो गई। बहरहाल पुलिस ने हत्यारे पिता को गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध कर उसे न्यायिक रिमांड के लिए जेल भेज दिया है। तो वहीं आपको बताते चलें कि भोपाल में नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का एक बयान सामने आया है, जिसके चलते उन्होंने कई अहम खुलासे किए और कहा कि ये बात सही है कि कमलनाथ सरकार ने तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने यह योजना चलाई थी और कई सालों से योजना चल रही थी, पर जब कमलनाथ सरकार आई तो इस योजना को बंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री जी ने फिर से तीर्थ दर्शन योजना शुरू करने का अब निर्णय लिया है। साथ ही और क्या कुछ कहा गया, आप भी सुनिए। देखिए, ये बात सही है कि कमलनाथ जी की सरकार ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीर्थ दर्शन योजना प्रारंभ की थी भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय में, और कई वर्षों से योजना चल रही थी। कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने इस योजना को बंद कर दिया और अब हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने फिर से निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू होगी और इसकी पहली जो शुरुआत है वो कल अमला। तो यह अवैध संबंध के चलते एक शख्स फिर से हैवान बन बैठा और अपने साथ साथ अपने बेटे और भांजे समेत 3 और लोगों के साथ मिलकर हत्याकांड की एक साजिश रच डाली। हालांकि महाराजपुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 दिन के अंदर इस अंधे हत्याकांड का खुलासा कर दिखाया है। आपको बता दें कि सागर के देवरी पुलिस के महाराजपुर थाना के ग्राम डोहली के कंजी घाट के रास्ते में एक पैर से दिव्यांग 40 साल के राम बाबू की अवैध संबंधों के चलते हत्या की गई। तो वहीं एसडीओपी पूजा शर्मा ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 14 अप्रैल को पुलिस को यह सूचना मिली थी कि कंजी घाट नदी के रास्ते पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है, जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने मौके पर मिले साक्ष्यों के आधार पर ये जांच की और जांच थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह भदौरिया को सौंप दी गई। उन्होंने अपनी तफ्तीश में पाया कि आरोपियों ने हत्या की घटना को एक स्कैंडल का रूप दिया था और एक एक्सीडेंट का रूप देते हुए इसे मोटरसाइकिल की तोड़फोड़ कर रास्ते में फेंक दिया गया था। जब पुलिस ने मामले में सभी आरोपितों से पूछताछ की तो सभी ने आखिरकार अपना जुर्म कबूल कर लिया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शिवपुरी से मामला सामने आया है, जहां पर शिवपुरी में कोलारस में पुलिस ने एक बिजली गैंग का पर्दाफाश करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो वहीं आरोपियों के पास से करीब 1.5 लाख रुपए की बिजली के तार भी बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी आरोपी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। साथ ही आरोपियों से बरामद किए गए बिजली के तारों को भी जब्त कर लिया गया है। एसडीओपी कोलारस जो अभी देख रहे हैं दीपक तोमर और उनके टीआई आलोक भदौरिया जो कोलारस में है और उनकी टीम योगेन
और हेड कांस्टेबल नरेश और सारे टीम जो है इनकी, इसमें कल इनको बड़ी अच्छी सफलता मिली। थोड़ा सा इनको अंदाज लग रहा था कि कुछ लोग इस तरह से बार बार वारदात कर रहे हैं, तो कल इनको सूचना मिली जब 2 गाड़ियाँ इन्होंने रोकी और उसमें 8 लोग थे, जिनसे तकरीबन 1.5 लाख रुपए का एल्यूमिनियम का तार चोरी किया करके जो ले जा रहे थे वो बरामद हुआ। उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने 11 ऐसे अपराध करना बताया, जिसमें 4 कोलारस के हैं, 4 बदरवास के हैं, खोरी का है, किंदार का है और एक बेराड़ का है। इन 8 ने ये भी बताया कि ये चोरी करने के बाद में 2 कबाड़ी हैं यहाँ पे, उन दोनों कबाड़ी के यहाँ पे सामान बेचते थे और वो तार इधर उधर हो जाता था इसके बाद में। तो ये अच्छी एक व्यावसायिक सफलता कोलारस पुलिस को टीआई आलोक भदौरिया के नेतृत्व में मिली है और इससे पूछताछ कर रहे हैं। इसमें जो जानकारी ली गई तो इनमें से 8 में से 3 लोगों के ऊपर पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो जबलपुर के मड़ौताल थाना क्षेत्र में बीती रात धारदार हथियार से हमला कर रिटायर्ड फैक्ट्री कर्मचारी की हत्या कर दी गई। शव खून से लथपथ हालत में गांव के पास ही खलियान में पड़ा मिला। तो वहीं मड़ौताल पुलिस ने बताया है कि ग्राम रोयाखेड़ा निवासी 70 साल के नेतराम अहिरवार रिटायर फैक्ट्री में काम करते थे और नेतराम की गेहूं की फसल कटाई के बाद गांव के पास के ही खलियान में रखी थी। वो रात को रोजाना ही फसल को देखने के लिए खलियान जाते थे और कल रात भी इसी तरह नेतराम अपने घर से गांव के पास ही खलियान के लिए निकले थे, जिस वक्त उनकी हत्या कर दी गई। तो वहीं मध्य प्रदेश का पारा एक बार फिर से उछाल मारने लगा है। मौसम विभाग की माने तो बादलों के छटने और पड़ोसी राज्यों से आ रही गर्म हवाओं के चलते प्रदेश का पारा एक बार फिर से बढ़ गया है। मौसम विभाग ने 13 जिलों में अलर्ट जारी किया। साथ ही मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक प्रदेश का पारा इसी तरह से बढ़ता रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ देश के ऊपरी हिस्से में एक्टिव हो गया है। इसके कारण उत्तर भारत में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे, बूंदाबांदी भी हो सकती है और इसका असर मध्य प्रदेश के मौसम पर नजर आएगा। हालांकि गर्मी से फिलहाल कोई राहत मिलने की खबर नहीं है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो राजस्थान और गुजरात में गर्मी बढ़ चुकी है। दोनों ही राज्यों से आ रही हवाओं ने मध्य प्रदेश का तापमान भी अब बढ़ा दिया है। और मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक शख्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नकल उतारना यानी मिमिक्री करना भारी पड़ गया है। गौरतलब है कि आरोपी शख्स को जबलपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये जानकारी पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ही दी है। आरोपी का नाम आदिल अली बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक शख्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। साथ ही सर पर पीएम मोदी और शाह की नकल करने का भी आरोप है। इसी के बाद से पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने सोमवार को बताया कि आदिल अली को प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने और उनकी नकल उतारकर बोलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने यह भी कहा कि ओमती पुलिस थाने में अली के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। साथ ही और अधिक जानकारियां जुटाने की भी कोशिश की जा रही है। भारत देश का इतिहास जितना पुराना है उतना ही रहस्यमय भी। भारत विविधताओं से परिपूर्ण देश है, तो साथ ही कहानियां और अनोखी कहानियों से रचा बसा भी। कुछ लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं तो कुछ लोग इसे सत्य का अंश। यहाँ तक कि वैश्विक और वैज्ञानिक भी खुद को भारत से छुपे रहस्यों से जानने से रोक नहीं पाते। आज एक ऐसे ही रहस्यों से भरी जगहों के बारे में जानेंगे इस रिपोर्ट में। भारत में ऐसे कई स्थान हैं जिनके पीछे की कहानी बेहद ही रहस्यमयी और विचलित कर देने वाली है, या यूं कहें कि ये जगहें इतनी दिलचस्प हैं कि इनके बारे में जानने से लोग खुद को रोक नहीं पाते और एक बार वहां जाने का मन हर किसी का कर जाता है। भारत में ऐसी एक जगह तमिलनाडु के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के किनारे पर मौजूद है। इस जगह को भारत का अंतिम छोर भी कहा जाता है और यहीं इसी स्थान पर एक ऐसी सड़क है जिसे भारत की आखिरी सड़क कहा गया है। यहाँ से आप श्रीलंका को बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। ऑफ बीट डेस्टिनेशन के रूप में ये जगह लोगों को बेहद पसंद आती है। तो चलिए आपको इस जगह से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों के बारे में बताते हैं।
धनुषकोडी तमिलनाडु में पावन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित है। धनुषकोडी रहस्य में डूबा हुआ एक ऐसी जगह है जहां पहुंचना लोगों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है। इस शहर तक पहुंचने के लिए मुख्य भूमि में पावन द्वीप को पार करना पड़ता है। धनुषकोडी की यात्रा कई मछली पकड़ने वाले गांवों से शुरू होती है। दरअसल धनुषकोडी भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र ऐसी सीमा है जो पाक जलसंधि में बालू के टीले पर मौजूद है। दिसंबर 1964 में यहाँ एक बड़े पैमाने पर चक्रवात आया था, जिस वजह से शहर तहस नहस हो गया था। चक्रवात में 1800 लोगों की जान चली गई और 100 यात्रियों वाली ट्रेन एक समुद्र में डूब गई। इसके बाद से सरकार ने इस शहर को मानव आवास के लिए अनुपयुक्त करार कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब ये जगह खंडर में तब्दील हो चुकी है। हालांकि द्वीप अब लगभग 500 मछुआरों द्वारा बसा हुआ है, जो धनुषकोडी में अपनी आजीविका के लिए पूरे शहर में फैले लगभग 50 झोपड़ियों में रहते हैं। तो वहीं एक और कारण है जो इस जगह का रहस्य गहरा करता है। दरअसल धनुषकोडी के दुखद इतिहास की वजह से इसे भूतों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ लोगों को दिन में आने की अनुमति तो है, लेकिन रात में उन्हें यहाँ से लौटा दिया जाता है। आपको बता दें, यहाँ से रामेश्वरम की दूरी 15 किलोमीटर रह जाती है। यह हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि धनुषकोडी ही वो जगह है जहाँ भगवान राम और उनकी सेना ने रावण के लंका शहर में प्रवेश करने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। भारत में रामेश्वरम द्वीप को श्रीलंका के मन्नर द्वीप से जोड़ने वाले इस पुल को एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। अभी धनुषकोडी और श्रीलंका के बीच रेतीले तट का एक सुंदर खंड देखा जा सकता है। नासा द्वारा जारी एक हालिया छवि में भूमि निर्माण के अस्तित्व की पुष्टि की है, जो निश्चित रूप से मानव निर्मित है। साथ ही धनुषकोडी के लिए कहा जाता है कि भगवान राम ने अपनी पत्नी को लंका से छुड़ाकर अपने धनुष के सिरे से पुल को नष्ट कर दिया था, जिसके कारण इस शहर का नाम धनुषकोडी हो गया, जिसका अर्थ है धनुष का अंत। पर ऐसा करने के पीछे एक कारण ये भी कहा जाता है कि रावण से युद्ध में जीत के बाद उस राज्य का शासन रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया गया था और लंका का शासक बनने के बाद विभीषण ने प्रभु राम से निवेदन किया था कि वे लंका तक आने वाले राम सेतु पुल को तोड़ दें और भगवान राम ने विभीषण का निवेदन स्वीकार करते हुए अपने धनुष से राम सेतु को तोड़ दिया था। एक तरफ तो धनुषकोडी से भगवान राम का गहरा संबंध है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ प्रेत आत्माओं को भी महसूस किए जाने के दावे किए गए हैं। धनुषकोडी भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थायी सीमा है जो पाक जलसंधि के रेत के टीले पर मौजूद है। स्थायी सीमा लगभग 50 गज की लंबाई तक फैली हुई है और इसी कारण से इसे दुनिया की सबसे छोटी जगहों में से एक माना जाता है। गौरतलब है कि 1964 की तबाही के बाद अब ये शहर धीरे धीरे जीवित हो रहा है और ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन के रूप में लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। यहाँ की शांति, नीला समुंदर, सफेद रेत और इसके खंडर यात्रियों को बेहद आकर्षित करते हैं। और इसी बीच भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, भोपाल से ये खबर सामने आई है जहां पर एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया गया। युवती के साथ भागे प्रेमी पर भाई का ये जानलेवा हमला किया गया है, जहां पर पहले ऑटो से प्रेमी को टक्कर मारी गई और फिर उसका चाकू से हमला कर दिया गया है उस पर। और आपको बता दें, पूरी ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। प्रेमिका के साथ शादी करने के लिए भागा था ये प्रेमी और आरोपी और उसके साथी को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। युवती और युवक बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में इलाज के लिए जारी कर दिया गया है। अयोध्या नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो वहीं इस पूरी घटना की जो फुटेज है वो सीसीटीवी में कैद हो गई है। आप देख सकते हैं कि पहले ऑटो को टक्कर मारी गई और उसके बाद युवक और युवती पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ये दोनों शादी करने के लिए घर से भाग गए थे और इसी बीच लड़की के गुस्साए भाई ने इस हमले को अंजाम दिया। और आपको बता दें, जानलेवा हमला किया गया है। सरेआम सड़क पर यह हमला किया गया है, जहां युवक युवती शादी करने के लिए घर से भाग गए थे। और बताया जा रहा है कि फिलहाल
इन दोनों की ही हालत नाजुक बनी हुई है। बहरहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है, लेकिन भोपाल से ये मामला सामने आया है जहां पर दिन दहाड़े इस शख्स ने हमला कर दिया है। बता दें आपको कि चाकुओं से हमला किया गया है और इसी बीच इसका जो पूरी घटना का जो वीडियो है वो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है। देख किस तरह से इन्होंने पहले टेम्पो से टक्कर मारी और उसके बाद बाहर निकलकर युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। साथ ही इस आरोपी भाई ने अपनी बहन को भी चाकू से हमला कर दिया है और जान लेने की कोशिश की गई। और इसी खबर के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।